दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरों की दुनिया में। दोस्तों, मैं आरती आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा राग जो शास्त्रीय संगीत की गरिमा और राजसी ठाट दोनों को एक साथ समेटे हुए है। वो है राग हमीर। दोस्तों, राग हमीर जैसे कि इसके नाम में ही अमीरपन है। कहते हैं ये राग तब सुना जाता था जब राजाओं के दरबार में संगीत की गूंज उठती थी, सुरों की वही झनकार जो सुनने वाले को गहराई से छू जाए। राग हमीर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बेहद प्रसिद्ध राग है जो कल्याण थाट से निकलता है। इस राग का गायन रात्रि के दूसरे प्रहर यानी कि रात के करीब 9 बजे से मध्य रात्रि तक किया जाता है। इसका स्वभाव है गंभीर, भव्य और उल्लासपूर्ण। कहा जाता है कि अगर कोई संगीतज्ञ इस राग को मन से गाए तो वातावरण में एक अजीब सी शांति और राजसी आभा फैल जाती है। इसकी जाति संपूर्ण और वादी स्वर, धैवत और संवादी स्वर गा होता है। तो चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं इसी राग से जुड़े हिंदी सिनेमा की कुछ दिलचस्प से किस्से। दोस्तों, साल 1960 की बात है। डायरेक्टर एस.यू. सनी एक फिल्म बना रहे थे, कोहिनूर। एस.यू. सनी इससे पहले भी करीब आधा दर्जन फिल्में बना चुके थे। इसमें माला, बाबुल जैसी फिल्में शामिल थी। एस.यू. सनी अपनी बनाई ज्यादातर फिल्मों में बतौर एक्टर दिलीप कुमार के साथ ही काम करते थे। कोहिनूर से पहले बनाई गई 3 फिल्मों में उन्होंने लगातार दिलीप कुमार को ही साइन किया था। ये फिल्में थी मेला, बाबुल और उड़न खटोला। हालांकि इस बार यानी कि कोहिनूर में दिलीप कुमार को साइन करने के पीछे की एक खास वजह थी। ऐसा कहा जाता है कि 1955 में रिलीज फिल्म देवदास के बाद दिलीप कुमार ने लगातार कुछ ऐसी फिल्में दी जिनकी बदौलत उन्हें ट्रेजरी किंग का टाइटल भी मिल गया। ये भी कहा जाता है कि डॉक्टरों ने दिलीप कुमार को सलाह दी थी कि वो गंभीर फिल्मों की बजाय कुछ हल्की फुल्की फिल्में करें। ऐसा न सिर्फ इसलिए कहा गया था कि उनकी इमेज बदलेगी, बल्कि तबीयत के लिहाज से भी उनके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे दौर में एस.यू. सनी और दिलीप कुमार एक बार फिर साथ आए। उन्होंने फिल्म की कोहिनूर। कुछ ऐसी ही कहानी इस फिल्म की हीरोइन मीना कुमारी के साथ भी थी, जिन्हें तब तक ट्रेजेडी क्वीन का टाइटल मिल चुका था। इस फिल्म में अपनी उस छवि को बदलने के लिए मीना कुमारी ने कुछ ऐसे मजाकिया सीन भी किए थे। 1960 में रिलीज हुई फिल्मों में से कोहिनूर एक बेहद कामयाब फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म का एक गाना था मधुबन में राधिका नाची रे, जो आज करीब 5 दशक बाद भी बेहद सुना और पसंद किया जाता है। इस गाने के राग की कहानी सुनाने से पहले एक दिलचस्प से पहलू पर हम बात करते हैं। तो अगर आप इस गाने को याद करेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 7 मिनट के इस गाने में शुरू के करीब 4 मिनट तक दिलीप कुमार के सामने एक सितार रखा हुआ है जिसे वो बजा नहीं रहे हैं। इस दौरान उनकी लिपसिंग ही उनका कमाल है। इसका खास तौर पर जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस गाने में कई जगह ताने इस्तेमाल हुई और दिलीप कुमार ने उसे बेहद ही खूबसूरती से निभाया है। इसके अलावा गाने में जहाँ जहाँ सम आता है वहाँ दिलीप कुमार बेहतरीन अभिनय करते हैं। खैर, गाना शुरू होने के 4 मिनट के बाद दिलीप कुमार सितार उठाते हैं और एक परिपक्व कलाकार की तरह वो सितार बजाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस गाने को फिल्माने से पहले उन्होंने सितार बजाने का इतना अभ्यास किया था कि उनकी उंगलियां तक कट गई थी। महीनों अभ्यास चलता रहा। फिल्म का संगीत नौशाद ने तैयार किया था और ये नौशाद साहब की ही चाहत थी कि स्क्रीन पर जब दिलीप कुमार सितार बजाएं तो वो नौसिखिया ना लगे। उस दौर की फिल्मों को लेकर अभिनेता की गंभीरता को समझना चाहिए कि दिलीप कुमार ने भी बाकायदा सिर्फ इस गाने के लिए सितार बजाना नहीं सीखा था। साथ ही साथ अगर आप इस गाने को ध्यान से देखेंगे तो 4 मिनट और 50 सेकंड के करीब एक और दिलचस्प सी बात पर गौर किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि इस गाने में नौशाद साहब ने एक और प्रयोग किया था। उन्होंने जल तरंग की आवाज निकालने के लिए चीनी मिट्टी के अलग अलग आकार की कटोरियों का इस्तेमाल किया है, जिसमें एक व्यक्ति छड़ी से बजा रहा है और उससे निकलने वाली आवाज गाने को और खूबसूरत बनाती है। इस गाने के बोल शकील बदायूनी ने लिखे थे। मधुबन में राधिका नाचे को नौशाद साहब ने राग हमीर पर ही तैयार किया था। दोस्तों, इस राग और गाने की खूबसूरती है कि सीखने वाले हर कलाकार से जब मंच पर फिल्मी गानों की फरमाइश होती है तो ये गाना जरूर गाया जाता है।
इस गाने के अलावा लोकप्रिय भजन श्री रामचंद्र कृपालु भजन भी शास्त्रीय राग हमीर पर ही आधारित है। इस भजन को भी ज्यादातर कलाकारों ने गाया है। इस भजन को 1942 में रिलीज फिल्म भरत मिलाप में भी इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म को विजय भट्ट ने डायरेक्टरेट किया था, जिसके बाद में बैजू बावरा, गूंज उठी शहनाई, हरियाली और रास्ता और हिमालय की गोद जैसी फिल्में भी बनाई गई थी। तो अगर हम शास्त्रीय संगीत के महान कलाकारों की बात करें तो पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद आमिर खान और किशोरी अमोनकर जैसे दिग्गजों ने राग हमीर को अपने अनूठे अंदाज में प्रस्तुत किया है। उनके गायन में इस राग की सभी विशेषताएं और भावनाएं झलकती हैं। तो चलिए अब हम आपको राग हमीर के शास्त्रीय पक्ष के बारे में बताते हैं। तो राग हमीर की उत्पत्ति ठाट कल्याण से मानी जाती है। इस राग में दोनों माँ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाकी सभी सुर जो है वो शुद्ध लगते हैं। इस राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है। इस राग का वादी स्वर धा और संवादी स्वर गा होता है। राग हमीर को गाने बजाने का समय रात्रि का पहला प्रहर है। राग केदार और राग कमोद को इस राग के करीब माना जाता है। तो इसके आरोह और अवरोह की बात करें तो जो आरोह है वो कुछ इस प्रकार से होता है: सा रे सा गा मा नी धा नी सा। अवरोह सा नी धा पा मा पा गा मा रे सा। पकड़ जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है: सा रे सा गा मा नी। पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय गायकों की जोड़ी राजन साजन मिश्र जी का गाया राग हमीर खूब सुना जाता है, जिसके बोल है कैसे घर जाऊं। तो दोस्तों इस सुर में एहसास के साथ अब मैं आरती लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे एक अन्य राग में एक नई कहानी और नई लय के साथ। तब तक सुरों में खोए रहिए और संगीत को जीवन का हिस्सा बनाइए। तो सभी को मेरा नमस्कार।